नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो जो हर रोज हम आपके लेकर आते हैं ताकि आपकी मदद कर सके बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग करने में, पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में। आप भी अपने तमाम सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं वेरियस प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू। आप व्हाट्सएप, ईमेल कर सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर पर भी अपने क्वेश्चंस को पोस्ट कर सकते हैं। नोट कर लीजिए तरीका शो में पार्टिसिपेट करने का। yourmoney@w18.com हमारी ईमेल आईडी है। 04522000000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक, ट्विटर पे शो लाइव जा रहा है। आप अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं #AskAwaz योरमनी लिखकर। तरीका इशू में पार्टिसिपेट करने का, तो कोई भी क्वेरीज आपके पास हैं किसी भी तरीके की, आप अपने पोर्टफोलियो रिलेटेड कोई भी राय लेना चाहते हैं तो आप योर मनी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं आज के मेहमान से। हमारे साथ आज हैं ऑप्टिमम मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मटपाल। पंकज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और पंकज जी से आपकी क्वेरीज को लेंगे, लेकिन उससे पहले आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो है सिबिल स्कोर। तो बेसिकली सिबिल स्कोर क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्यों एक आम उपभोक्ता को सिबिल स्कोर पर ध्यान देना चाहिए, और इन केस अगर आपका सिबिल स्कोर बिगड़ चुका है तो क्या वो टिप्स और ट्रिक्स हैं जिसके जरिए आप अपने क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि आपको आगे लोन लेने में कोई तकलीफ ना हो। तो पहले तो रिलेवेंस सिबिल स्कोर की पंकज जी क्या है, बताइए। दीपाली जी नमस्कार। देखिए, सिबिल स्कोर बेसिकली आपके क्रेडिट स्कोर को ही कहेंगे। मतलब 4 एजेंसीज हैं, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरोज, और उसमें से सिबिल एक है। तो जब भी आप कोई लोन लेते हैं, चाहे वो पर्सनल लोन हो, होम लोन हो या क्रेडिट कार्ड हो, तो आपका एक रिकॉर्ड बन जाता है और आप किस तरह से पेमेंट कर रहे हैं, आप टाइम पर कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं, कितना टाइम हो गया है, ये सब बैंक्स या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो ये इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं सिबिल के साथ में। तो इससे फायदा ये होता है कि मान लीजिए आपने आज एक बैंक से लोन लिया, उस बैंक ने रिपोर्ट किया कि आपकी जो हिस्ट्री है वो किस तरह की है, और अगली बार जब लोन लेते हैं किसी और बैंक से तो दूसरा बैंक इंक्वायरी करेगा और वहां पर मालूम चलेगा कि आपका जो पेमेंट हिस्ट्री है वो किस तरह की है, और उस बेसिस पर आपको लोन देना है नहीं देना है। यदि स्कोर आपका कम है तो फिर हो सकता है ना दें, या फिर ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिले। तो इससे जो बोरोवर है उसको फायदा है कि उसकी हिस्ट्री बनी हुई है, उसके आधार पर उसको लोन मिलना आसान हो जाता है। और जो लेंडर्स हैं, जो बैंक्स हैं, एनबीएफसीज हैं, उनको ये फायदा है कि कोई गलत पर्सन को, जो कि लोन रीपेमेंट नहीं करना चाहता या नहीं करने की कैपेसिटी है, ऐसे व्यक्ति को लोन ना दिया जाए। तो इसके लिए ये सिबिल स्कोर काम आता है। अच्छा पंकज जी, अगर मान के चले जाने अनजाने में किसी का सिबिल स्कोर बिगड़ गया हो, उसे तब रेलेवेंस ना मालूम हो और अब वो अपने क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव करना चाहता है, तो क्या वो खास टिप्स और ट्रिक्स हैं? बिल्कुल, देखिए, अगर आपने समय पर लोन नहीं चुकाया है, आपने डिफॉल्ट किया है, तो इसका मतलब स्कोर आपका नीचे आ जाएगा। अब उसको इंप्रूव करने का तरीका यही है कि आगे का जो भी लोन आपका बाकी है उसको टाइम पर पे करें। आपने जो भी लोन चल रहे हैं उसकी ईएमआई को आप बिल्कुल टाइम पर पे करते रहें। दूसरी बात यह है कि बहुत ज्यादा इंक्वायरी ना करें, क्योंकि ऐसा भी है कि यदि आप लोन के लिए इंक्वायरी करते हैं उसका असर भी आपके क्रेडिट स्कोर पर पड़ता है। तो इससे मालूम चलता है कि आप क्रेडिट हंग्री हैं, आपको बहुत जरूरत है लोन की, उसका भी असर पड़ता है। तो ऐसा ना करें जब तक जरूरत बहुत ज्यादा ना हो। दूसरी बात, आपके जो लोन चल रहे हैं उनको आप ऐसा नहीं कि एक पूरा लोन क्लोज कर दिया, बल्कि आप थोड़ा थोड़ा सब में अगर रीपे करेंगे तो उससे स्कोर आपका बेहतर होगा। क्रेडिट कार्ड यदि आप यूज करते हैं तो ध्यान रहे कि आपका जो टोटल लिमिट है क्रेडिट कार्ड की, उसका 30% तक आप यूज करें, ज्यादा ना करें, उससे आपको फायदा मिलेगा। साथ ही किसी भी क्रेडिट कार्ड को बंद करने की बजाय यदि आप उसको सभी कार्ड्स को मिनिमम यूज करें तो वो बेहतर रहता है। इसका भी असर आपके क्रेडिट स्कोर पर पड़ता है। तो बस ये तय करना है कि आप समय पर पेमेंट करें और कहीं भी ये दिखाई ना दे कि आपको लोन की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो उस बिहेवियर से भी आपका क्रेडिट स्कोर खराब होगा। ये अगर आप उल्टा करते हैं कि आप लोन कम लेना चाहते हैं और आप टाइम पर पेमेंट करते हैं, तो समय के साथ अपने आप स्कोर बढ़ना शुरू हो जाएगा।
ओके, तो डिलेड पेमेंट्स हो, आपके चेक बाउंसेस हो, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना ना हो, लोन की ईएमआई बाउंस अगर आपकी होती है, तो ये सब बातें सीधे इम्पैक्ट डालती हैं आपके सिबिल स्कोर पर। और अगर आपका सिबिल स्कोर खराब है तो आपको आगे लोन लेने में दिक्कत होगी, लोन आपको इनफैक्ट मिलेगा ही नहीं। अब इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? पहली बात तो बिगड़ने ही मत दीजिए, जैसे कहा पंकज जी ने, टाइमली अपने बैंक पेमेंट्स कीजिए ताकि आपका सिबिल स्कोर इंटैक्ट रहे। सिबिल स्कोर इंटैक्ट होने के काफ़ी फ़ायदे हैं, ना तो सिर्फ लोन में आसानी होती है, बल्कि आप बड़े अमाउंट के लोन को भी बैंक्स कंसिडर करते हैं अगर आपकी अच्छी रीपेमेंट हिस्ट्री रही है तो। अगर ऑलरेडी आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू, आमतौर पर सबसे ज़्यादा सिबिल स्कोर बिगड़ता है, आप सिबिल स्कोर बिगाड़ चुके हैं, कोई एक्टिव लोन नहीं है, तो फिर आप एफडी क्रिएट कीजिए, एफडी के अगेंस्ट आप एक क्रेडिट कार्ड बनवाइए, उसको टाइमली रीपेमेंट कीजिए ताकि स्लोली एंड ग्रेजुअली आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करते हुए दिखे। लेकिन क्रेडिट स्कोर इंप्रूव तभी होता है जब आप टाइमली पेमेंट्स करते हैं किसी नए लोन की। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए, और अब तक अगर ध्यान नहीं दिया है तो अपने सिबिल स्कोर पर ध्यान जरूर दें। गगनदीप है आप पहले कॉलर हमारे साथ पंजाब से अपना सवाल पूछने के लिए। गगनदीप जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम। बताइए क्या क्वेश्चन है? मैंने आपको मेरा पोर्टफोलियो भेजा हुआ है जी, तो इसके अलावा मैं पीएफ में भी 1.5 लाख हर साल डाल रहा हूँ जी। तो ये मेरे पोर्टफोलियो ठीक है या इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत है जी? पूछ लेते हैं। 9,500 के एसआईपी है, 3.5 लाख पोर्टफोलियो की वैल्यू है, लमसम इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है 1.25 लाख के आसपास का, 15 साल में 1 करोड़ का टारगेट है। फंड्स देखें तो एचडीएफसी स्मॉल कैप, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, एसबीआई मैग्नम मिड कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप और एचडीएफसी मल्टी कैप है। एसबीआई कॉन्ट्रा में 1,10,000 का लमसम इन्वेस्टमेंट भी है। बताइए इनका पूरा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कैसा लगा आपको पंकज जी, और साथ ही इनके गोल पर आपके कमेंट्स। बिल्कुल गगनदीप जी, देखिए ऐसा लगता है कि आपने स्मॉल कैप की तेजी को देखते हुए स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट किया है, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में एक तो 3 स्मॉल कैप फंड्स हैं और साथ ही जो टोटल अमाउंट की एसआईपी हो रही है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा आपका जा रहा है स्मॉल कैप में। तो ऐसा गलत है, क्योंकि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी में टाइम टाइम पर अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। तो किसी एक वक्त पर अगर किसी एक तरह के सेक्टर्स में, एक तरह के मार्केट कैप में यदि बेहतर प्रदर्शन रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारा या ज्यादा एक्सपोजर वहीं पर रहे। तो मेरी राय यह है कि आपको 3 स्मॉल कैप फंड की जगह पर एक ही स्मॉल कैप फंड रखना चाहिए। यहाँ पर एसबीआई स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया और एचडीएफसी 3 है। आप हो सके तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को कंटिन्यू कीजिए, बाकी 2 को आप बंद कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फंड्स खराब हैं, लेकिन आपका एक्सपोजर बहुत ज्यादा हो गया है, इससे बहुत रिस्क बढ़ गया के पोर्टफोलियो का, इसे सही करने की जरूरत है। और साथ ही क्योंकि लार्ज कैप में एक्सपोजर नहीं है, तो जब स्मॉल कैप बंद करेंगे तो एक लार्ज कैप फंड जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, इस फंड को आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि कितना अमाउंट इकट्ठा हो पाएगा। 1 करोड़ का टारगेट है। जितनी आप एसआईपी कर रहे हैं अभी फिलहाल के लिए 9,500 और प्लस 3.5 लाख का आपका ऑलरेडी जो राशि इकट्ठा हो गई है, उसको देखते हुए आप अपनी एसआईपी के अमाउंट को हर साल 10% से बढ़ाते रहें, तो 15 साल में 1 करोड़ रुपए आपके इकट्ठा हो सकते हैं। और साथ ही एक राय और भी है मेरी कि लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो है, एक इंटरनेशनल फंड भी आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। ओके, और इंटरनेशनल फंड्स के फिर नेम भी बता दीजिए इनको पंकज जी। बिल्कुल, यस, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल यूएस ब्लू चिप फंड, इस फंड को आप पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। ओके, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप यूएस ब्लू चिप फंड एक है इंटरनेशनल फंड, इसको आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए। बाकी पोर्टफोलियो को लेकर आपको सजेशंस दिए गए हैं। एसबीआई स्मॉल कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप से आप निकल जाइए, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर आपने स्मॉल कैप कैटेगरी में लिया हुआ है, थोड़ा सा कंसोलिडेट कीजिए अपने पोर्टफोलियो को, डाइवर्सिफाइड करने की ज़रूरत है। तो ये है सजेशंस आपके पोर्टफोलियो को लेकर, उसी हिसाब से आपको स्ट्रैटेजी अपनी बनानी होगी। बात करते हैं अगले कॉलर से। धीरज हमारे साथ हैं पुणे से कनेक्टेड। धीरज जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्ते। मैंने आपको मेरा एसआईपी का पोर्टफोलियो भेजा है। मैं अभी 5 फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 5,000 रुपीज ईच एवरी मंथ। इसमें एचडीएफसी मोतीलाल ओसवाल, एचडीएफसी मल्टी कैप, आईसीआईसीआई डिस्कवरी और आईसीआईसीआई नास्डैक फंड है।
इसके अलावा मेरा सुकन्या में भी 2 लाख रुपए मैं अभी तक इन्वेस्ट कर चुका हूँ, और एनपीएस में भी मेरा साल का 50 ज्यादा है। 15 साल में मेरा गोल 3 करोड़ रुपए तक इकट्ठा करने का है, जो मेरे रिटायरमेंट लाइफ के लिए लगेगा। तो उस हिसाब से आप मुझे प्लीज सजेस्ट करें। तो 25,000 की एसआईपी चल रही है और 15 साल में 3 करोड़ का टारगेट है। फिलहाल इनका पोर्टफोलियो 3 लाख का हो चुका है। सुकन्या समृद्धि योजना में भी ये पैसे डाल रहे हैं। फंड्स इनके देखें तो आईसीआईसी प्रूडेंशियल नैस्डैक इंडेक्स फंड में 5,000 पर मंथ, मोतीलाल ओसवाल मल्टी एसेट, आईसीआईसी प्रो वैल्यू डिस्कवरी, एचडीएफसी मल्टी एसेट, एचडीएफसी मल्टी कैप, इन सभी में 5,000 ईच डाल रहे हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में 2 लाख का लमसम है और एनपीएस में ईयरली 50,000। तो ट्रेडिशनल अग्रेसिव पोर्टफोलियो इनका पूरा कॉम्बिनेशन है। बताइए इनके गोल पर, इनके पोर्टफोलियो पर सलाह। जी बिल्कुल, देखिए पोर्टफोलियो में मल्टी एसेट फंड्स हैं और इक्विटी फंड्स भी हैं, तो हाइब्रिड और इक्विटी दोनों तरह के फंड्स हैं। लेकिन जितना अभी पैसा इकट्ठा हुआ है 3 लाख, आपने कहा 3 लाख रुपया ऑलरेडी इकट्ठा हो चुका है और 25,000 की एसआईपी है। यहाँ पर यदि हम 12% के सीएजीआर पर कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स तो ज्यादा भी हो सकते हैं और किसी वक्त पर कम भी रह सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में 12% के हिसाब से यदि कैलकुलेट करूं तो ये करीब 1 करोड़ 35 लाख रुपए इकट्ठा हो सकते हैं 15 ईयर्स में। तो आपका टारगेट है 3 करोड़ का। आपको अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होगा। इस वक्त पर भी जितना बढ़ा सकते हैं उसे बढ़ाइए, और उसके बाद ईयर आफ्टर ईयर आप हो सके तो स्टेप अप कर लीजिए, सो दैट हर साल अपने आप ही साल के एंड में उस परसेंटेज से आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता रहे। तो ये आपको करना होगा। दूसरी बात ये है कि आपके पास क्योंकि 2 मल्टी एसेट फंड्स हैं, तो राय ये होगी कि एक आप जैसे मोतीलाल ओसवाल आपके पास में यदि मल्टी एसेट फंड है तो उसकी जगह पे आप लार्ज एंड मिड कैप फंड को शामिल कर लीजिए। वो बेहतर होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे लगता है कि पोर्टफोलियो में एक लार्ज एंड मिड कैप फंड की जरूरत है। वो आपको करना चाहिए। और बाकी फंड्स अभी अच्छे हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं उनके साथ में। ओके, तो आपको एसआईपी अमाउंट इंक्रीज करना पड़ेगा और बाकी फंड चॉइसेस आपकी बेहतर हैं और इन्वेस्टेड रहिए इसी पोर्टफोलियो में, लेकिन एक साथ भी नहीं, तो धीरे धीरे आपको एलोकेशन इंक्रीज करना होगा अपने गोल को हासिल करने के लिए। संतोष मोरे अगले कॉलर हैं नासिक से हमारे साथ। संतोष जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? संतोष जी प्लीज अपना सवाल पूछिए। चलिए, शायद ये टीवी के थ्रू ऑडियो सुन रहे हैं इसीलिए जवाब नहीं दे रहे। इनका सवाल मैं ले लेती हूँ। 34 साल इनकी उम्र है और फिलहाल जो इनकी एसआईपी चल रही है वो 18,500 की है। जो डिटेल्स इन्होंने भेजी उसके मुताबिक अब तक 4.5 लाख रुपए का इनका पोर्टफोलियो हो चुका है और 10% स्टेप अप भी ये हर साल करेंगे, ये इनका प्लान है। तो यानी फिलहाल 18,500 के है, लेकिन 10% हर साल ये एलोकेशन बढ़ाएंगे। इसके अलावा पीपीएफ में 3,000 का मंथली इन्वेस्टमेंट ये कर रहे हैं। जानना चाहते हैं पोर्टफोलियो कैसा है। अब इनके जो टारगेट्स हैं वो 5 इयर्स में 3 लाख, 8 इयर्स में 30 लाख और 13 इयर्स में 50 लाख का है और साथ ही 17 इयर्स में 80 लाख। तो 4 टारगेट हैं इनके फ्रॉम 5 इयर्स टू 17 इयर्स। पोर्टफोलियो देखें तो कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज में 3,000 रुपये महीना, पराग पारी फ्लेक्सी कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, एक्सिस मिड कैप और एसबीआई ब्लू चिप, साथ ही निफ्टी 50 इंडेक्स फंड और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप। ये सभी फंड्स हैं जहाँ पर 1,000, 1,500, 3,000 और 4,000 की एसआईपीज इनकी चल रही हैं। देखिए इनका पोर्टफोलियो, बताइए क्या सजेशंस हैं। दीपाली जी देखिए, फंड्स तो अच्छे हैं और जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे ये जो नंबर्स हैं वो अचीव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अगर मैं 12% के हिसाब से भी कैलकुलेट करूं। लेकिन आपने देखा होगा कि अगर 17 इयर्स के बाद बात कर रहे हैं कि 80 लाख की, तो हम जानते हैं इन्फ्लेशन की वजह से पैसे की वैल्यू काफी कम हो जाती है। तो ये 3 लाख, फिर 30 लाख, 50 लाख, ये सभी आज के हिसाब से नंबर बड़े लगते हैं, लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं आज से 8 साल के बाद, 13 साल के बाद, 17 साल के बाद, तो मुझे लगता है कि इन्हें अपना थोड़ा सा टारगेट जो है उसे रिवाइज करना चाहिए। और क्योंकि जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे आसानी से पूरा होता दिखाई दे रहा है, तो समय काफी लंबा है, समय के साथ अमाउंट को बढ़ाया जा सकता है। तो आप टारगेट बढ़ाइए और वो भी अचीव हो जाएगा आपकी इस प्लानिंग के साथ में। बस एक राय और है कि जब हम बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन की, तो सभी तरह के सेक्टर्स, सभी तरह के मार्केट कैप का होना जरूरी है और साथ ही ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन भी रहे, यानी कि इंडिया के साथ साथ इंटरनेशनल एक्सपोजर भी रहे, तो ये अच्छा रहता है। और ऐसे में अगेन आईसीआईसी प्रूडेंशियल यूएस ब्लू चिप फंड
इस फंड को आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। ओके, तो फिलहाल यानी पंकज जी जो 18,500 के SIP कर रहे हैं उसी SIP अमाउंट से इनके चारों गोल्स अचीवेबल लग रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए क्योंकि इन्होंने जो अमाउंट लिया है काफी छोटा लिया हुआ है, तो यदि 12% से कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये अचीव होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि क्योंकि समय के साथ में पैसे की वैल्यू कम हो जाती है, इसलिए इन्हें इसे बढ़ाना होगा। ओके, तो फिलहाल तो आपके गोल्स अचीवेबल लग रहे हैं। फंड सिलेक्शन भी आपका अच्छा है, एक थोड़ा सा एक्सपोजर इंटरनेशनल फंड में भी ले सकते हैं। उसके लिए ICICI प्रूडेंशियल US ब्लू चिप फंड का नाम आपको सुझाया है पंकज जी ने, तो इन फंड्स को आप पिक कीजिए। और साथ ही एक और सलाह आपके लिए ये भी है कि जो आपने पोर्टफोलियो अपने लिए क्रिएट किया है या जो SIP अमाउंट आप कर रहे हैं वो फिलहाल के लिए तो ठीक है, लेकिन इन्फ्लेशन को ध्यान में रख के अपने टारगेट को बढ़ाइए। और वैसे भी आप 10% हर साल स्टेप अप कर ही रहे हैं, तो फिर आप उसी स्ट्रैटेजी के साथ रहिए, ये आपके लिए सजेशन है। चलिए, तो ये तो बात हुई इनके पोर्टफोलियो की। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त भी हो गया है और ब्रेक के उस पार कुछ और क्वेरीज को लेंगे। पंकज उड़पाल हमारे साथ बने हुए हैं, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं यो मनी, पंकज उड़पाल हमारे साथ मौजूद हैं आपके सभी सवालों को आंसर करने के लिए। बात करेंगे कुछ और क्वेरीज की। कृष्ण कुमार बेंगलुरु से हमारे साथ कनेक्टेड है फोन लाइन पर अपना क्वेश्चन पूछने के लिए। नमस्कार कृष्ण जी, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ मैम, मेरे को मंथली 5,000 की SIP करनी है मैम, मिनिमम 8 साल के लिए, और लक्ष्य 20 लाख का है। तो मैंने इसके लिए 3 फंड का सिलेक्शन किया है मैम। क्या ये 3 फंड सही है? मतलब पहला फंड है पराग फ्लेक्सी कैप फंड, और फिर है निफ्टी 50 डायरेक्ट फंड, और एक और SDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। क्या इन 3 फंड में निवेश करना सही है? आपने दूसरा फंड कौन सा बताया? निफ्टी 50 डायरेक्ट फंड मैम। ओके, तो HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, और साथ ही उन्होंने बताया ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 फंड। तो बताइए, 3 फंड्स इन्होंने फिलहाल चुने हैं। 5,000 के SIP के साथ शुरुआत करना चाहते हैं, भी पैसे लगाना शुरू नहीं किए हैं। क्लियरली 8 इयर्स का होराइजन लेकर चल रहे हैं क्योंकि 20 लाख का इनका टारगेट है। बताइए सजेशंस। बिल्कुल, देखिए कृष्णा जी, ऐसा है कि आपने जो 3 फंड चुने हैं, एक तो लार्ज कैप इंडेक्स फंड है, तो बिल्कुल सही है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड भी ज्यादा एक्सपोजर उसका लार्ज कैप है और साथ ही थोड़ा मिड कैप में है, तो वो फंड भी आपके पोर्टफोलियो में रहे तो ये सही है। और तीसरा आपने मिड कैप फंड चुना है तो वो भी आप रख सकते हैं। अदरवाइज आप उसके बिना भी सिर्फ 2 फंड से भी काम चला सकते हैं, क्योंकि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के थ्रू भी आपको मिड कैप में एक्सपोजर मिल रहा है, तो आप चाहें तो तीनों फंड्स भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहां तक सवाल है जो आपने कहा 20 लाख, अगर हम 5,000 रुपए को कैलकुलेट करें, यानी कि 12% के CAGR पर मैं कैलकुलेट करूं, तो करीब करीब 8 लाख रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट तो बढ़ाना होगा। इन्हीं स्कीम में आप SIP शुरू करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन या तो इस वक्त पर जितना ज्यादा हो सके वो करें, और साथ ही समय के साथ भी आप इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहें, तब शायद ये मुमकिन हो पाएगा। ओके, तो 3 फंड्स जो आपने पिक किए हैं वो तीनों भी ठीक हैं, लेकिन इन्फ्लेशन को ध्यान में रख के आप अपना गोल डिसाइड करें। 8 साल बाद 20 लाख की उतनी वैल्यू नहीं होगी जो आज है, इस बात पर आप खास ध्यान दें। बात करते हैं अगले कॉलर से। संजय हैं पुणे से, इन्होंने सवाल भेजा ईमेल के थ्रू। 35 साल इनकी उम्र है और 2,40,000 की फिलहाल इनकी SIP चल रही है। एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो हो चुका है 12 लाख का। पोर्टफोलियो कैसा है जानना चाहते हैं। 2 टारगेट है, 10 साल में 1 करोड़, 25 साल में 4 करोड़। फंड्स में दिखाओ इनके, तो ICICI प्रूडेंशियल नेस्डेक 100 इंडेक्स फंड में 20,000 रुपये महीना, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 16,000 रुपये महीना, साथ ही मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स और मोतीलाल ओसवाल का ही S&P 500 इंडेक्स में भी 16,000 रुपये डाल रहे हैं। 2 फंड्स और हैं, मोतीलाल ओसवाल का ही निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड है और बंधन निफ्टी IT इंडेक्स फंड है, यहाँ 12,000 ईच। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी बैंक इंडेक्स फंड है 8,000 और SBI का निफ्टी इंडेक्स फंड है 24,000। तो इनका इंडेक्स फंड्स को में काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर है, फिर चाहे वो इंटरनेशनल हो या डोमेस्टिक, क्योंकि आप देखिए सिर्फ एक फ्लेक्सी कैप है पराग पारिक का और एक मोतीलाल ओसवाल का फ्लेक्सी कैप फंड ही है इनफैक्ट। इसके अलावा सारे इंडेक्स फंड हैं इनके पास, फिर चाहे वो नेस्डेक हो, मिड कैप 150,
S&P 500 स्मॉल कैप 250 इंडेक्स, IT इंडेक्स, बैंक इंडेक्स, निफ्टी बैंक इंडेक्स। तो बताइए इनके पोर्टफोलियो पर आपके कमेंट्स। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, ज्यादा पैसिव फंड्स हैं पोर्टफोलियो में। यदि लार्ज कैप की बात करें तो वहां पर पैसिव फंड मेरे हिसाब से सही चॉइस मानी जा सकती है। लेकिन यदि स्मॉल कैप और मिड कैप की बात करें, हमने देखा है कि लॉन्ग टर्म में एक्टिवली मैनेज फंड्स पैसिव फंड्स के मुकाबले बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि यदि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो एक्टिव फंड्स को पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। तो क्योंकि बहुत सारे, चाहे हम मिड कैप की बात करें, स्मॉल कैप फंड की बात करें, तो आप थोड़ा सा इंडेक्स के साथ साथ थोड़े एक्टिवली मैनेज फंड्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं, ये बेहतर होगा। और साथ ही क्योंकि इंटरनेशनल में 2 फंड्स हैं आपके पास में, तो संजय जी को मेरी यही राय है कि यहां पर एक ही फंड यदि रखें इंटरनेशनल में, क्योंकि एक्सपोजर भी ज्यादा हो रहा है। टोटल जो SIP हो रही है उसका परसेंटेज देखेंगे वो भी काफी ज्यादा हो जाता है। तो ऐसे में एक फंड्स को बंद कर दें, जैसे कि मान लीजिए मोतीलाल ओसवाल S&P 500 इंडेक्स फंड है, उसको रिप्लेस कर दें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड से, या फिर मेरे एसेट मिड कैप फंड। तो एक मिड कैप फंड आ जाएगा और ये मिड कैप फंड एक्टिवली मैनेज फंड होगा, तो ये आपका पोर्टफोलियो थोड़ा बेहतर बन जाएगा। बाकी जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 12% से कैलकुलेट किया मैंने, तो ये अचीव होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, तो चलिए ये सजेशन दिए गए हैं आपके पोर्टफोलियो को लेकर। 2.5 लाख की आपकी SIP चल रही है, आप अपने लक्ष्य को तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन पोर्टफोलियो की अगर हम बात करें तो एक S&P 500 इंडेक्स फंड है, उससे आपको निकलने की सलाह है। इंटरनेशनल फंड ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं, आपके पास नेस्डेक इंडेक्स भी है, तो एक ही फंड आप रखिए। थोड़े से एक्टिव फंड्स भी आप ऐड कीजिए अपने पोर्टफोलियो में मिड और स्मॉल कैप कैटेगरी में, इसीलिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप या फिर मेरे एसेट मिड कैप, ये फंड्स आप नोट कर सकते हैं। इन फंड्स को आप ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। बाकी जो SIP आप कर रहे हैं उससे आप दोनों ही टारगेट्स बहुत आसानी से अचीव कर सकेंगे। तो टारगेट अचीव करने में कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है, बस थोड़ा सा आपको अपने पोर्टफोलियो को बदलना होगा। थोड़े से चेंजेस आपको रिकमेंड किए गए हैं पंकज जी की ओर से, जिसमें स्पेशली आपको इंटरनेशनल कैटेगरी के फंड्स जो हैं वो एक ही रखें। बाकी आपके पास काफ़ी सारे इंडेक्स फंड तो ऑलरेडी हैं ही। चलिए, तो ये तो बात हुई संजय के पोर्टफोलियो की। अब पूछ लेते हैं पंकज जी के टॉप 4 फंड्स। पंकज जी बताइए कौन से फंड्स आपने पिक किए हैं और क्या ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से हैं? क्या इनको चारों को मिलाकर एक कंबाइंड पोर्टफोलियो बना सकते हैं, इंडिविजुअल भी पिक कर सकते हैं? बिल्कुल दीपाली, देखिए म्यूचुअल फंड्स में क्योंकि चॉइसेस हैं, यदि शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना हो तब तो इक्विटी में एक्सपोजर कम ही होना चाहिए। लेकिन हम जब बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म की, जहां पर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करना हो, तो इक्विटी इसमें आपकी मदद कर सकती है। तो एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने के लिए इक्विटी का ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड, हालांकि इस फंड से आपको इक्विटी, डेट और गोल्ड इत्यादि में एक्सपोजर मिल जाएगा। साथ ही आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और एक्सिस स्मॉल कैप फंड, तो इन 4 फंड के साथ में आप एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये पोर्टफोलियो आप क्रिएट कर सकते हैं। नोट कर लीजिए इन 4 फंड्स को जो आपको सजेस्ट किया गया है पंकज जी की ओर से। ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट, आदित्य बिरला मल्टी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और एक्सिस स्मॉल कैप। और आप देखिए फंड हाउसेस के साथ साथ कैटेगरीज में भी डाइवर्सिफिकेशन चारों चॉइसेस में आपको नजर आएगा। और यही सलाह हमारे तमाम एक्सपर्ट्स आपको योर मनी में देते भी हैं कि फंड हाउसेस के साथ साथ कैटेगरीज में भी डाइवर्सिफिकेशन दीजिए, और वही यहाँ आपको रेकमेंड किया गया है। चलिए, शुक्रिया पंकज जी आने के लिए शो में और अपने व्यूज़ सभी क्वेरीज पर देने के लिए। हैप्पी फेस्टिविटीज़ आपको, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।